प्राचीन काल में यूनान की चर्चा पूरे विश्व इतिहास को समझने के लिए विश्व राजनीति के विकास के लिए आवश्यक है। वस्तुतः यूनान में छोटे छोटे राज्य उद्भूत हो गए थे लगभग 1000 बीसी के कुछ बाद। इन राज्यों को नगर राज्य कहा जाता है और इन राज्यों में जो दो प्रमुख थे वो थे एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा मैदानी इलाके में था और वहां की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। लोग अनुशासन प्रिय थे, जबकि एथेंस समुद्र के किनारे था और उसकी अर्थव्यवस्था व्यापार बेस्ड थी, ट्रेड बेस्ड थी। इन दोनों नगरों में आपसी प्रतिद्वंदिता शुरू हुई, संघर्ष हुआ, अन्य नगरों से भी संघर्ष हुआ, लेकिन इन दोनों में विशेष करके हुआ। राजनीतिक व्यवस्था का उदय और राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल यूनान में इतना तेजी से हुआ। छोटे छोटे नगर राज्य थे, उन्हीं की राजनीतिक व्यवस्था करनी थी, तो उथल पुथल इतना तेज हुआ कि वहां एक वैचारिक क्रांति आ गई। पहले समुदाय आधारित छोटे छोटे समुदाय अपने अपने नगर राज्य स्थापित किए थे, ओलिगर्ची था, लेकिन शीघ्र ही ये राज्य तानाशाही में परिवर्तित हो गए, टेरेंट हो गए। लेकिन लगभग 1-2 शताब्दी के अंदर ही वहां अभिजात्य लोगों ने शासन सत्ता अपने में ले ली और इस प्रकार से अभिजात्य तंत्र आ गया, एरिस्टोक्रेसी आ गया। और फिर 4वीं-5वीं शताब्दी बीसी आते आते एथेंस में लोकतंत्र को प्रमुखता मिलनी शुरू हुई। लोकतंत्र की बात की जाने लगी, जरूरी नहीं हो। और इस प्रकार से यूनान ने लगभग 400-500 सालों में ही 4-5 अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का अनुभव किया और इस उथल पुथल में वहां राजनीतिक विचारक कि राजनीति होनी कैसी चाहिए, ये अच्छा कि ये अच्छा कि ये अच्छा कि कुछ और अच्छा, तर्क वितर्क होने लगा और राजनीतिक तंत्र विकसित होने लगा। यद्यपि लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में दास थे, सीमित लोगों को ही चुनने का अधिकार था, स्त्रियों को अधिकार नहीं था, ये सब विसंगतियां थी। लेकिन यह जो सामुदायिक शासन, फिर तानाशाही, फिर अभिजात्य तंत्र और फिर लोकतंत्र, ये जो उथल पुथल हुआ, इसी में से विचारों के बीज, चिंतन के बीज उद्भूत हुए और उस भूमि पर अनेक विचारशील लोग आए, जिनमें से पहला नाम आता है सुकरात का। और सुकरात की विचारधारा के ही विपरीत सोफिस्ट विचारधारा है। वस्तुतः सोफिस्ट लोकतंत्र में फायदा लेने वाले लोग थे। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो कुछ विचारकों ने सोचा कि क्यों न, लोकतंत्र का मतलब है जनता को आकृष्ट करना, क्यों न हम उन लोगों को जो शासन सत्ता में आना चाहते हैं उनको लोकतंत्र के गुर सिखाएं, लोकतंत्र में कैसे शासन सत्ता स्थापित की जा सकती है, ये गुर सिखाएं।
जैसे आजकल इलेक्शन के लिए मैनेजमेंट होता है, कुछ मैनेजमेंट गुरु कहते हैं अपने को, वैसे ही सोफिस्ट है। ये जब सोफिस्टों की विचारधारा में व्यक्तिवाद भी था, इंडिविजुअलिज्म था, जिसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इन छोटे छोटे नगर राज्यों में जो जनता के अनुभव से राजनीतिक सत्ता के संदर्भ में परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में वहां राजनीतिक विचारधारा उद्भूत और विकसित हुई, चाहे वो सोक्रात के रूप में हो, चाहे सोफिस्टों के रूप में हो, और चाहे फिर सोक्रात की ही शिष्य परंपरा में फिर प्लेटो और अरस्तु और अन्य विचारकों ने दिया हो। हम पूरा विश्व जिस जब भारत में भी प्राचीन काल में, मौर्य काल के पहले और गुप्त काल के पहले भी अनेक स्थानों पर राजतंत्र तो अनेक स्थानों पर गणतंत्र भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने तमाम गणतंत्रों को समाप्त करके एक विशाल राजतंत्र की स्थापना की थी, लेकिन बाद में फिर गणतंत्र स्थापित हुए, अर्थात जनता के निर्वाचित लोग राजा बनने लगे। लेकिन फिर समुद्रगुप्त की विजयों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि उसने तमाम गणतंत्रों को समाप्त किया। तो इस प्रकार से गणतंत्र कभी विकसित स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ा भारत में स्वतंत्रता के पूर्व तक। स्वतंत्रता के बाद ही हम गणतंत्र स्थापित कर सके, यद्यपि इसके बीच में थे। यूनान में चूंकि नगर राज्य छोटे छोटे थे, तो उन्होंने ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही इन चारों व्यवस्थाओं को अनुभूत किया, और लेकिन बाद में उसे भी राजतंत्र का सहारा लेना पड़ा, और एक स्वच्छंद राजतंत्र, एक कहा जा सकता है निरंकुश राजतंत्र, उसी भूमि से फिर रोमन साम्राज्य के रूप में विकसित हो गया। रोमन साम्राज्य एक राजतंत्री व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से यूनान का उथल पुथल और फिर रोमन साम्राज्य की स्थापना तक राजनीतिक चिंतन को उर्वरा भूमि मिली, और यूनान में, यूरोप में राजनीतिक चिंतन काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा। थैंक यू।